अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज मरियम नवाज शरीफ साहब और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की सजा मुअत्तली के खिलाफ नैब की अपील खारिज कर दी गई। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने किया। थोड़ा सा आपको दिखाते हैं इसकी तारीख। सबसे पहले यह मामला सुप्रीम कोर्ट ने भेजा था नैब में। नैब के कोर्ट ने इस पर जो फैसला दिया उसमें क्या चीजें लिखी गई थी। उसमें मियां नवाज शरीफ साहब को 10 साल कैद और जुर्माना, मरियम नवाज शरीफ साहबा को 7 साल कैद जुर्माना और कैप्टन सफदर साहब को 1 साल कैद और जुर्माना और उसके अलावा लंदन फ्लैट्स जब्त करने का फैसला दिया था नैब के कोर्ट ने। हुसैन नवाज ने यह नैब के फैसले में लिखा था कि खुद तस्लीम किया कि वो लंदन फ्लैट्स के मालिक हैं। मरियम नवाज साहिबा की तरफ से जमा करवाई ट्रस्ट जीत जाली है, वो वालिद के जुर्म में मावन साबित हुई हैं। 1993 में मरियम नवाज की उम्र 20 साल, हुसैन नवाज 17 और हसन की उम्र 15 साल थी। उनके पास अपार्टमेंट खरीदने के वसाइल नहीं थे। मुलजमान ने कतरी खत के जरिए लंदन जायदाद का पहले कभी जिक्र नहीं किया। यह भी लिखा था नैब के उस फैसले में। कतरी खत सुनी सुनाई बात से ज्यादा कुछ नहीं है। अपार्टमेंट से मुतल्लिक कोई मावन दस्तावेज या बराह रास्त सबूत नहीं दिया गया। आमतौर पर बच्चे वालिदैन के जेर किफालत होते हैं। नवाज शरीफ ये नहीं कह सकते कि बच्चों को रकम नहीं दी। फैसले में हुसैन नवाज के इंटरव्यूज, नवाज शरीफ साहब के कौम और असेंबली से खिताब का हवाला दिया गया। नैब ऑर्डिनेंस के सेक्शन 9A5 के तहत जायद आमदन और बेनामी जायदाद पर उस वक्त सजा दे दी गई थी नैब कोर्ट की जानिब से, जबकि 9A4 जो एक और था कि करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस, उस पर कोर्ट ने यह कहा था कि करप्शन का कोई केस साबित नहीं हुआ, इसलिए इसमें मियां नवाज शरीफ साहब को बरी किया जाता है। यह था नैब का फैसला जो नैब कोर्ट की तरफ से आया। इसके खिलाफ जब अपील गई हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ने अपने फैसले में यह कहा कि नैब ने जमानत दरखास्तों पर बहस के लिए ज्यादातर सहारा पैनमा फैसले का लिया है। प्रोसिक्यूशन सबूत देने में नाकाम रही। नवाज शरीफ साहब की आमदन और फ्लैट्स की मालियत का तयन नहीं किया गया। जब अपार्टमेंट्स की मालियत का पूछा गया, जब ये नैब से पूछा गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि कितने के अपार्टमेंट्स हैं, तो जवाब आया गूगल कर लें। इस पर बड़ी तनकीद हुई थी नैब पर। नैब प्रोफेशनल टीम से ऐसे जवाब की तवक्को नहीं थी। यह भी कहा गया नैब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले में। नवाज शरीफ को सेक्शन 9A4 में फर्द जुर्म आयद की गई, उसमें बरी कर दिया गया। यानी करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस में नवाज शरीफ साहब को बरी कर दिया गया था। यह भी लिखा उन्होंने। जब 9A4 में बरी कर दिया तो सजा 9A5 में कैसे हो सकती है, यह भी लिखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। बादियों नजर में यही कहा जा सकता है कि सजा बरकरार नहीं रह सकती। अपार्टमेंट खरीदारी में मरियम नवाज की नवाज शरीफ की मामलत के शवाहिद का जिक्र नहीं किया गया। कैप्टन सफदर को इसलिए सजा दी गई कि उसने ट्रस्ट डीड पर दस्तखत किए। मरियम और कैप्टन सफदर की सजा भी तब तक बरकरार रह सकती है जब तक नवाज शरीफ की सजा बरकरार रहे। यह फैसला दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। और यह पहले से कहा जाता था कि नैब का फैसला शायद थोड़ा कमजोर था। यह अक्सर वकला की राय थी, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का यह फैसला है। जब पहली दफा यह बेंच पर गया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स उस वक्त जब ये अपील आई, उस वक्त क्या थे? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार साहब ने कहा, बज़ाहिर एवनफील्ड रेफरेंस में शरीफ खानदान की रिहाई खत्म करने के सिवा कोई चारा नहीं। यानी शरीफ खानदान की रिहाई खत्म करने के सिवा कोई चारा नहीं। मुअत्तली के फैसले ने मुल्क में फिका कानून तबाह कर दिया है। हाई कोर्ट जमानत केस में कैसे कह सकती है कि शवाहिद में नकाइस हैं? हम क्यों ना यह फैसला कलअदम कर दें, कोई एक फैसला बता दें जो इस तरह का हो। हाई कोर्ट ने 42 सफ़ों का फैसला कैसे दे दिया? हाई कोर्ट ने फैसले में सख्त तरीन अल्फाज, कियास आराइयों और शवाहिद का जिक्र किया। अदालत को पहले अपील पर फैसला करना चाहिए था। जायजा लेंगे हाई कोर्ट किस हद तक जा सकती है। यह मुकदमा फर्द वाहिद का नहीं बल्कि अदालती निजाम में बेहतरी का मामला है। यह भी उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार के रिमार्क्स में से एक था। उन्होंने कहा यह कानून की तशरीह का मामला है। असासे बने कैसे? उड़कर तो नहीं आ गए, कहीं से मनोसलवा तो नहीं उतर आया था, पैसे दरख्तों पर तो नहीं उगे थे। यह बात भी चीफ जस्टिस साहब ने फरमाई अपने रिमार्क्स में। सुप्रीम कोर्ट ने तो बड़ी मेहरबानी की थी कि केस ट्रायल कोर्ट भेज दिया था। मामला एहतसाब अदालत भेजना ही नहीं चाहिए था। यानी इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट को ही कर देना चाहिए था। आपने कतरी खत समेत 4 मरतबा मौक़िफ़ तब्दील किया। असासे जायज साबित करना आपकी जिम्मेदारी है। एवनफील्ड फ्लैट्स नवाज शरीफ साहब के हैं। इस केस में उन्होंने यह भी कहा कि नैब कोर्ट ने मेरिट पर फैसला दिया। मुल्जिम ने साबित करना था फ्लैट्स किसके हैं। जो हम तय करेंगे वही कानून होगा। यानी उस वक्त के रिमार्क्स में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के उन्होंने
हाई कोर्ट के इस फैसले पर ज़्यादा जो उनके अल्फाज थे वो मैंने आपको बता दिए कि उनका ये ख्याल था कि ये फैसला शायद उनको उस वक्त ठीक नहीं लगा कि इतना लंबा फैसला हाई कोर्ट कैसे दे सकते। आज ये अपीलें खारिज कर दी गई। जब ये पूछा गया कि जमानत क्यों मनसूख कराना चाहते हैं, चीफ जस्टिस का नायब प्रोसिक्यूटर से ये सवाल था, हाई कोर्ट जमानत दे चुकी, आप किस बुनियाद पर मनसूख करें? क्योंकि ये भी बात कही गई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि जमानत का असूल कुछ और जमानत मनसूख करने के लिए असूल कुछ और होते हैं। यह भी कहा गया हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत के फैसले को कहां निशाना बनाया, वाइट कॉलर क्राइम की रोकथाम के लिए अलग कानून बनाना होगा। ये बात भी आज की प्रोसीडिंग्स में कही गई। हम तब मुदाखलत कर सकते हैं जब जमानत गलत बुनियादों पर दी गई हो। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब के रिमार्क्स थे। नवाज शरीफ मुतवातर पेशियां भुगत रहे हैं और अब भी जेल में हैं। ये बात भी जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने की। उन्होंने कहा कि खवातीन के लिए वैसे भी थोड़ा सॉफ्टर कानून होता है, उनके लिए थोड़ी सी रिलीफ कानून में या प्रोसीडिंग उसमें ज़्यादा होती है। नवाज शरीफ ने ज़मानत का गलत इस्तेमाल नहीं किया, ये बात भी जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने कहा। नायब कानून में ज़मानत के तस्वर को मुतारफ़ कराने की ज़रूरत है, जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब। जस्टिस गुलजार साहब के भी बड़े इंटरेस्टिंग रिमार्क्स थे। उन्होंने कहा कि चीन में करप्शन पर सजाए मौत दी जाती है, समरी ट्रायल होता है, फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा कर दिया जाता है। ये बात भी उन्होंने आज की अपनी इसमें की, लेकिन आखिर में एक ही हियरिंग में इसको खारिज कर दिया गया जो नैब की अपील थी। फैसल वाडा साहब फेडरल मिनिस्टर हमारे साथ मौजूद है पॉडकास्ट। जुबैर साहब लोडियां डाल रहे हैं आज। नहीं देखिए, आप खुश तो हैं ना शक्ल से नजर आ रहा है। नहीं, खुश है ना? नहीं, मैं आपने जो पूरा पढ़ा है ना, बड़ा अच्छा आपने समराइज किया फ्रॉम द मोमेंट वो पहले से। तो अगर आप ऐसे अभी पूछें तो मैं यही कहूँगा कि मैं टोटली कंफ्यूज्ड हूँ, क्योंकि आपने खुद मैंने पढ़ा, मैंने खाली वो बताया जो आपने सिर्फ पढ़ा है। लेकिन इसमें एक चीज तो आप एग्री करेंगे ना कि देयर इज अ लॉट ऑफ इनकंसिस्टेंसी। कि नवंबर में मुझे याद है जब ये आया था सुप्रीम कोर्ट में, तो उस पर जब फर्स्ट हियरिंग जिसकी ऑब्जर्वेशंस आपने मोहतरम चीफ जस्टिस साहब की बताई है, उनको सुन के तो आपके डर गए होंगे ना, उनके पता नहीं अब तो अभी बिल्कुल ऐसा आप सही कह रहे हैं। अब वो हालांकि वो भी जजेस ये कहते हैं कि भाई आप हमारी ऑब्जर्वेशंस को क्यों इतनी हैसियत देते। बिल्कुल एक पॉइंट है, ये पाकिस्तान के अलावा कहीं भी नहीं होता कि ऑब्जर्वेशन, बट ऑब्जर्वेशंस आर इंपॉर्टेंट बिकॉज इट डज शो द ट्रेंड कि ये किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन उम्मीद पाकिस्तान में ट्रेंड की जो ऑब्जर्वेशन होती है ना, फैसले जरूरी नहीं उसके मुताबिक है। मैं सिर्फ ये कहूंगा, बट ये कोर्ट इस पे पाबंदी लगा सकती है कि ऑब्जर्वेशन को टीवी चैनल्स पर या खबरों में कोट ना किया। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि एट द एंड ऑफ द डे जाहिर सी बात है हम बहुत खुश हैं, लेकिन अगर आप मेरे से पूछें कि मुझे कानून की हुक्मरानी में आज वो मुझे ये नुक्ता सामने आया कि देखिए ये कानून होता है। आज जजेस अच्छे हैं? नहीं, आज अच्छे बुरे मैं नहीं कह रहा, मोहतरम जजेस हैं। आज मोहतरम है ना? आज पहले भी मोहतरम। अच्छा एक सेकंड रुक जाए, सलमान राजा साहब मेरे साथ मौजूद है, लेकिन इस पे जाने से पहले जो मोहतरम जज थे जरा उनके बारे में आपके रिमार्क्स सुनिए। एक सेकंड काशिफ, आपको पता है मैं हमेशा क्रिटिसाइज करता रहा हूं आपको। मैं उनमें से नहीं शामिल हूं, जजेस के बारे में हमेशा क्रिटिसाइज करता हूं, लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के होना चाहिए। यू हैव द राइट टू फेयर कमेंट। ये कोई नहीं कह रहा फेयर कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ ये सुना। लेकिन हमारा जो आपके लीडर वी हैव बीन विंडिकेटेड, जो हमारे एतराजात थे वो आज आपने खुद देख लिया कि आपको खुद भी नहीं समझ आ रही कि मैं इसमें से कौन सा नुक्ता आई थिंक जजेस ने ये नहीं कहा कि जो हाई कोर्ट का फैसला है वो दुरुस्त है या गलत है। उन्होंने कहा कि जो असूल जमानत देने के लिए है और जो जमानत मंसूख करने के लिए उसमें फर्क करना होगा। राजा साहब मेरे साथ सलमान राजा साहब मौजूद है, हलीमा के केस के लिए वो नहीं इस केस में आ रहे हैं। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर, योर टेक ऑन टुडे, जो आज कोर्ट का फैसला आया, सिर्फ आपका एक वो जो फेयर कमेंट होता है, कैसे देख रहे हैं कि चीफ साहब के रिमार्क्स तो बड़े सख्त थे इस केस के बारे में जब उन्होंने पहली दफा रिमार्क्स दिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर, लेकिन आज आपका क्या ख्याल है? देखिए, जो रिमार्क्स हैं या ऑब्जर्वेशन कह लें या एक लाउड थिंकिंग ऊंची आवाज में एक अपना जो एक ज़हनी एक अमल है उसका इजहार, वो ज़ाहिर है अदालत का फैसला नहीं होता। और जब एक 5 मेंबर बेंच बैठता है तो उसमें इज्तिमाई दानिश भी सामने आती है, आपस में गुफ्तगू करते हैं
लिहाजा मामलात जो हैं वो उस बात की नजर में जो एक ख्याल जिसका इजहार किया होता है उससे आगे बढ़ जाते हैं। ठीक। हमारे मुल्क में एक बड़ा मुसल्लम उसूल है कि अबूरी अहकामात किसी मातहत अदालत के, उनमें अगर आपने मुदाखलत करनी है तो उसके लिए कोई बहुत गैर मामूली वाकया होना चाहिए। वो अबूरी हुक्म इतना गलत हो कि किसी सूरत उसका खड़े रहना, यानी आइन और कानून की इस हद तक खिलाफ वर्जी हो कि जो सामने नजर आ रही हो, और बहुत ही फाश किस्म की हो। देखिए, अगर एक मामला ओपिनियन का हो, राय का हो, हाई कोर्ट ने एक राय कायम की, उस राय से मुख्तलिफ राय की बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट उस अबूरी हुक्म में मुदाखलत नहीं करती। आमतौर होना यह चाहिए कि वो राय की गलती ना हो, वो बिल्कुल एक कानून और आइन से इनराफ हो, बहुत वाज़ेह इनराफ। अब यहाँ पर जो अबूरी हुक्म है और सजा मुअत्तली का हुक्म एक अबूरी हुक्म होता है। सर, आर यू सरप्राइज? चले, लेट मी रीफ्रेज माय क्वेश्चन। आपको कोई सरप्राइज है आज के फैसले पर, राय साहब? देखिए, जो कानून है हमारे मुल्क का मुसल्लम, उसकी रूह से तो मुझे कोई हैरत नहीं है, लेकिन चूंकि आपने आज के फैसले को उन ऑब्जर्वेशंस के साथ मिलाकर हमारे सामने रखा, तो जाहिर है एक सुनने वाले, देखने वाले के ज़हन में सवाल पैदा होगा। इसीलिए मैं समझता हूं कि जो ऑब्जर्वेशंस हैं अदालत की, जो लाउड थिंकिंग है, उसको पसे पुश्त कर देना चाहिए। असल में बात फैसला होता है जब 5 जज साहिबान बैठकर अपना जहन मरकूज करते हैं सामने जो वाकयात और कानून है, और अबूरी हुक्म के हवाले से जो हमारे कवानीन है, जो हमारी रिवायत है, उसको सामने रखते हुए अगर देखा जाए तो बिल्कुल कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि सजा मुअत्तली एक तरह से अबूरी एक हुक्म है, और एक शख्स को क्यों जेल में वापस डाला जाए जब एक हाई कोर्ट की मोहतरम अदालत ने यह समझा है कि उसको आजाद रखना बेहतर है। फिर अगर अपील का फैसला खिलाफ होता है तो जाहिर है जेल तो मौजूद है, फिर वो चले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो सजा से बच जाएंगे अगर मेन अपील में फैसला खिलाफ होता है। लिहाजा अबूरी हुक्म में और सजा मुअत्तली के हुक्म में मुदाखलत जो है वो कम की जाती है। कम की। बहुत शुक्रिया सलमान अकबर राजा साहब। उनका ख्याल है कि कोई ताज्जुब की बात नहीं, मुरवजा कानून के मुताबिक या तरीका कार के मुताबिक है। जो जुबैर साहब आप कह रहे थे ना कि हम अदालतों का बड़ा एहतराम करते हैं, मैं सिर्फ आपकी खातिर, आपकी मोहब्बत, आप खुश हैं, जरा सुन ले आपकी लीडरशिप की अदालतों का कितना एहतराम करते रहे फैसला आने के बाद, सिर्फ आपके लिए, ये सिर्फ आपके लिए। चलाएं जी। 5 मुअज़्ज़िज़ जज एक जुम्बश कलम से आपके वज़ीर आज़म को चलता करते हैं। पनामा केस में जो मुंसिफ थे वो खुद मुद्दई बन गए, वो मुंसिफ नहीं रहे। 5 लोगों ने नवाज शरीफ को रुस्वा करके उस दफ्तर से बाहर निकाल दिया। कानून की कुर्सी पे बैठने वाले जब फरीक बन जाएं तो वहाँ दलाइल और सबूत की कोई हैसियत नहीं कि ये जज साहबान भुगत से भरे बैठे हैं। अगर मुझ पे इस तरह का कोई इल्जाम लगाता है तो सबसे पहले वो अपना मुंह धो कर आए। एक फैसले ने जो 5 जजों ने किया है, मुल्क सत्यानाश होना शुरू हो गया है। और वो जज हमारे खिलाफ इस तरह के फैसले दें और हम सरे तस्लीम खम कर लें, नवाज शरीफ इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। 20 करोड़ लोगों की राय पर 3 या 2 या 5 लोग अपना नजरिया मुसल्लत नहीं कर सकते। जजेस जो है बेंच पे बैठे हुए 5 जजेस पिटिशनर के साथ मिल जाते हैं। पनामा बेंच के जजों ने मुजरिमाना खामोशी इख्तियार की रखी। मैं अब इसका सिर्फ एक सब कर दूं। वो तो सी करना, ऐसी तो नहीं कर सकते ना जी। आप नहीं कर सकते, हिस्ट्री ऐसे ही रिकॉर्ड करेगा। ठीक, ये है इज्जत जो जजेस की हमारे मुल्क में है। ये जो मुझे खैर वो तो होता ही है यार। अब एक आप सुनाते हैं, फिर राय पूछते हैं और फिर कह रहे हैं ये आप कैसे कह सकते हैं हिस्ट्री ऐसे रिकॉर्ड करेगी? मैं तो कहता हूँ हिस्ट्री ऐसे रिकॉर्ड करेगी कि वजीर आजम पर इल्जाम लगा उसने मनी ट्रेल नहीं दी, ना ये बताया कि मेरे घर का से राय हो सकती है, मेरी राय डिफरेंट है। आपकी राय क्या है? नहीं, जमहूरियत में क्या होना चाहिए कि आपके 25-30 अपार्टमेंट लंदन में और आप कहें यार जाओ, मैंने नहीं बताना। मेरे अगर असास से आपके वजीर आजम ने ये बात कही कि अगर मेरे असास से मेरी आमदन से ज्यादा है तो तुम्हें इससे क्या, ये बात कही कि नहीं कही? देखें, बात सुनिए, कही कि नहीं कही? इससे पहले ये तो एडमिशन करें ना। आपसे बहस हुई थी, बहस नहीं हुई थी, हम दोनों मुकालमा हुआ था, लेट्स पुट इट दिस डायलॉग। बात यह है कि ऑन अ सीरियस नोट, मैं बिल्कुल ना नवाज शरीफ, ना आसिफ जरदारी, ना किसी और मोहम्मद जुबैर की बात कर रहा हूँ, बट अगर आप ये राय दे रहे हैं ना काशिफ अब्बासी, आप दुनिया में न्यूट्रल लोगों से पूछ ले, नो वन इज नाउ सर्टन कि हम 184(3) किस तरह, बाय द वे, लेट मी कंप्लीट,
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार, मोहतरम चीफ जस्टिस ने पिछले साल ये कहा कि हमने एक चीज सेट करनी है, 184(3) का इस्तेमाल कैसे होने, वो कभी सेट नहीं हुई। आप कुछ और बात करें। मैं उसी की बात कर रहा हूं। क्या उसी का वही तो बुनियाद थी। सवाल ये है क्या केस सुप्रीम कोर्ट को उठाना चाहिए या नहीं, उसकी मेंटेनेबिलिटी आपने चैलेंज नहीं की। ही से फिर जेआईटी बना, आपने चैलेंज नहीं की, आपने जेआईटी में मिठाइयां बांटी। सवाल ये बात सुने काशिफ, आप हमारी लीगल राय को ना सर लीगल नहीं, देखिए जमहूरियत में हर चीज लीगैलिटी नहीं होती, टेक्निकल पॉइंट्स नहीं होते, आपकी मोरालिटी सबसे बड़ी चीज होती है। क्या रहे, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं, चीफ जस्टिस साहब ने खुद ये कहा था कि ये केस चूंकि स्टार्ट हुआ था 184(3) के बेसिस पर, पिटीशंस भी थी ना सर, 3 पिटीशंस भी थे ना। ठीक है, इस वक्त जो पिटीशन से एतराज लगा के वापस की गई थी, बाद में उठा ली गई। इस वक्त राय जो है वो 184(3) के हवाले से है, और ये मुसलमा एक चीज है, सुन लें उसमें जो वीकनेस वो कहते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर 184(3) के तहत आप कर ही रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, तो राइट ऑफ अपील जरूर देना चाहिए। ठीक, इसमें कोई एतराज नहीं। राइट ऑफ अपील उनको दिया गया नहीं था सर, अपील का भी फैसला आया, क्या कर रहे हैं? नहीं, अपील और रिव्यू इज डिफरेंट। अपील एंड रिव्यू आर टू डिफरेंट। रिव्यू का उसी बेंच के सामने होता है, अपील आप कह रहे किसी और बेंच के सामने। अपील एंड रिव्यू आर टू डिफरेंट थिंग्स। जजेस की हम पहले इज्जत तो बहुत करते हैं, वो तो आपने सुन लिया दुरुस्त सर, हम जजेस की इज्जत तो बड़ी करते हैं। ये वाली इज्जत या हम वाली इज्जत जो हम करते हैं, एक इज्जत ये, एक हम करते हैं। वो आप भी ऐसे ही करते हैं वैसे। नहीं, आज ये काम आपके खिलाफ होगा, आपको याद मैं सुना दूं। इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ बारे में इमरान खान साहब ने क्या कहा, कुछ नहीं सर, हम सिटिंग थे चीफ जस्टिस को, निकाले जी, सुना देता हूँ। नहीं, वो इफ्तिखार चौधरी आपको हैरानगी हुई because he was not prepared, he had forgotten के। आपको हैरानगी हुई आज के फैसले? नहीं, बिल्कुल नहीं हुई। नहीं, क्यों? जमहूरियत कानून क्यों, जमहूरियत मैं तो आपको पता है जब से मेरे कानून क्यों कुरानी। सर मैं आपको बताऊं कि इस मुल्क की बेइज्जती है। आज मैं छोड़े, ये तो बहुत बड़ा केस आप बता रहे। आज हम असेंबली गए, असेंबली में पूरी अंग्रेजी में पेपरा रूल्स को ऑपोजिशन लीडर ने पूरे झूठ में तर्जुमा किया। 1 घंटा सब ने सुना, कहा कि ये असेंबली बड़ी काबिल इज्जत है, बारी बारी करेंगे, अब हम सियासत करेंगे पॉइंट टू पॉइंट, आप जो सवाल करेंगे उसका हम जवाब देंगे लॉजिकली एंड लीगली। वॉकआउट क्या आप हमें गालियां देते हैं? किसी ने कोई गाली नहीं दी, ठीक है जी। और 100% झूठ फरेब किया, यूं कागज दिखा के। अब मुझे पता है सर, इनके वहां अंग्रेजी लिख नहीं सकते, उर्दू पढ़ नहीं सकते, इन लोगों को क्या करें, आप कर ही नहीं सकते। वो तो पढ़ लेते हैं जी, क्या बात कर रहे हैं? नहीं सर, वो आप छोड़े ना सर। आज मैंने ट्रांसलेटर रख रहा हूँ अपनी जेब से सर, जो शहबाज शरीफ साहब को अंग्रेजी का तर्जुमा करके दिखाएंगे, अपनी जेब से दिखा दूंगा सर उसको। और उर्दू में सब चीज़ें प्रिंट करा रहा हूँ, रूल सारे जो है वो उर्दू में प्रिंट करा रहा हूँ सर। अंग्रेजी तो दूर दूर से नहीं है। सिनिकल व्यू जरूर हो सकता है, नहीं सर, इस हद तक फरेब है सर, इस हद तक झूठ है सर। आप मुझे काशिफ लिख के दें और मैं उसको अरशद पढ़ लूँ और सब सुन रहे हो। भाई है मेरा। हाँ सर, भाई है ना, काशिफ अरशद नहीं हो सकता, अरशद काशिफ नहीं हो सकता। वो काशिफ को लिखा हुआ कौम को दिखाया था अरशद, मैंने कहा नहीं सर ये अरशद है, वो काम नहीं सुनेंगे। और जबरदस्त चीज ये थी कि पीपल्स पार्टी आज सिपह सलार अखलाकी खिलाई मखलूक को आज इनके शहबाज शरीफ साहब ने क्रेडिट दिया है। अब मुझे नहीं पता यार्ड की वजह से किया या स्टिक की वजह से किया, बार बार यार्ड स्टिक की बात कर रहे थे, दैट आई डोंट नो। वैसे वो सिपह सलार हो गए ना, कैसे ही रह गए आज नहीं पता किसकी बड़ी बात कर रहे हैं। दिली शहबाज साहब ने कहा, शहबाज साहब ने आपके दोस्त के लिए कहा है सर, जो आप पे इल्जाम भी है क्या बाजवा साहब के बारे में उन्होंने सिपह सलार की वजह से आज खिलाई मखलूक ने आज आप लोगों ने हर चीज कन्वर्ट की है। वैसे शहबाज शरीफ ने कभी खिलाई मखलूक नहीं हुआ। नो, आपकी पार्टी की पोजीशन, उनको कहने की जरूरत थोड़ी, तो कान में कहते हैं। आप बात सुने, आप जो मुझे कह रहे हैं मैं अभी सुना दूं आपको, आपके इमरान खान के उनके बारे में। क्या सर, वो तो एक निजी एक मैं अभी अगर मैं चैलेंज ना करें मुझे, मैं आज तक पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान ने कभी नहीं, आज के बाद तो मैं चैलेंज करूंगा, कम से कम 10 दफा मैं नहीं करूंगा इंडिया में बैठ के फौज के खिलाफ, लंदन में बैठ के फौज के खिलाफ उन्होंने कहा जेनोसाइड करती है। 2012 में ये कहा, फिर 2013 में ये कहा कि MI इन्वॉल्व थी। जिनको आप लाडला कहते हैं, जिनको आप लाडला कहते हैं, जिनको हम लाडला कहते हैं। आज मैं आपको काशिफ साहब, आज आपको मैं सीरियस नोट पे सर आपको बताऊं, आज आप लिखें कि शायद इमरान खान साहब को हेलीकॉप्टर केस के अंदर फांसी हो जाए, अल्लाह ना करे। मैं बताऊं किसी को भी फांसी में, यार लीडर्स के बारे में सही बात है। आज यार आप कोर्ट के बारे में बड़े, हम तो नहीं बोल रहे, हम तो डिबेट बड़े मायूस हैं। फांसी कोर्ट ही देती है ना, फांसी को ओपन कचहरी में थोड़ी होती है। अच्छा, अली जफर साहब हैं जी,
कायरा साहब है। कायरा साहब, वैसे आपकी वो, अगर आप कहें कि कोर्ट की इज्जत के बारे में अगर चाहे तो नहीं, बस ठीक है सर। आप अगर कहें सब अच्छा है सर, सब अच्छा है, conceded, एवरीथिंग taken as read। नहीं, क्योंकि सर, मैं खारचौली साहब के बारे में कहते रहे कंटेनर में खड़े मेरे पास। बट मैं एक चीज कहूंगा, तमाम पॉलिटिकल लीडर्स इंक्लूडिंग PMLN के, उन्होंने मुख्तलिफ औकात में बिल्कुल ऐसी बातें की हैं जो आपने तो, क्योंकि हमारी एक तारीख। लेकिन एक मैं सिर्फ बता दूं, शहबाज शरीफ इज प्रॉब्ली द ओनली लीडर, फ्रंट लाइन लीडर, जिसने कभी भी, जो आप कह रहे हैं ना कि आज उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कभी लाइन से बाहर नहीं निकले, उन्होंने कभी लाइन से आज मुझे ये लग रहा है, आज मुझे ये लग रहा है कि आप सर मरियम साहिबा के कैंप से शहबाज शरीफ साहब के कैंप में जा चुके हैं। ये बड़ा डेंजरस साइन है सर, मैं आपको बता रहा हूँ सर। एक मरियम साहिबा तो लगता है सियासत उन्होंने छोड़ दी है, अब सियासत शहबाज साहब के पास है तो सियासत तो करनी है ना। अभी आपको एक वार्निंग शॉट मिला डिफेंस फेज 6 में, दूसरा वार्निंग शॉट इस्लामाबाद में कैंप बदलने में भी मिल सकता है आपको। मैं आपको पहले सियासी वार्निंग शॉट वो कह रहे हैं, सियासी वार्निंग शॉट भाई, खुदा का वास्ता। नहीं, एक ब्रेक लेते हैं। कारा साहब, मैं ब्रेक के बाद जरदारी साहब ने भी एक तकरीर की असेंबली में। कोर्ट तो आ गया, कोर्ट ने खारिज कर दी है नैब की दरखास्त, लेकिन जो जरदारी साहब ने आज कहा, मैं जरा उस पर भी हम जरा थोड़ी सियासत बनती है, थोड़ी सियासी बहस बनती है। ब्रेक के बाद आपसे शुरू करूंगा, जरदारी साहब ने क्या कहा, उसका एक छोटा सा आपको जो नैब को चेयरमैन नैब को पार्लियामेंट बुलाना, उसके बारे में जरदारी साहब ने कहा, सपोर्ट जो इदारों के बारे में उन्होंने बात की, उसके ऊपर बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक बाद आपसे। वेलकम बैक नाज़रीन। कायरा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ये मैं जरदारी साहब की पहली चीज जो नैब के बारे में उन्होंने चेयरमैन को बुलाने के बारे में कहा, जरा सुन लीजिए। आई थॉट बिग स्टेटमेंट जो जरदारी साहब ने दी है, पहले सुनाई जी नैब के चेयरमैन के बारे में क्या कहा जरदारी साहब। नैब के चेयरमैन के पास तुम लोग जाओगे क्यों? नैब के चेयरमैन को पार्लियामेंट के सामने हाजिर होना चाहिए। और ये दोस्तों मेरी बात नहीं है, मैंने तो बड़े नैब देखे हैं और मैं देखता रहूंगा, ये तो मसला ही नहीं। बात यह है कि जिस दिन आपको बुलाया जाएगा तो फिर क्या होगा, मसला ये है। मेरे तरफ से एडवाइस है कि अगर हम नैब को थोड़ा टाइट कर दें, और इतनी इनसिक्योरिटी जो आपके अंदर। जी कायरा साहब, ये जो नैब को टाइट करने की बात कर रहे हैं, ये क्या टाइट करना चाह रहे हैं? देखिए जब जरदारी साहब बात करेंगे ना, जब जिसके ऊपर केस चल रहा है, अब आप कहते हैं कि जी नैब को थोड़ा टाइट करें, तो उसे मतलब तो यही समझ आ रहा है कि जो हीट है केसेस की उसको कम करें बजाय नैब की। क्या इज दैट द परसेप्शन, या ये ठीक आर्गुमेंट हम लेके जा रहे हैं जरदारी साहब की तकरीर से? काशिफ साहब, मैं ट्रेवल कर रहा था, लिहाजा मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। मैंने आपको एग्जैक्टली सुना दिया ना, इसीलिए। नहीं, आपने तो मुझे छोटा सा उसमें से हिस्सा सुनाया, उसका एक रेफरेंस पूरा होगा ना। जब यही रेफरेंस है सर, करता है तो एक आर्गुमेंट बिल्ड करता है। तो मैं उनकी तकरीर का तो मैंने नहीं सुनी, लेकिन जो बात आप फरमा रहे हैं, जो आपने मुझे क्लिप सुनाया है, इसकी हद तक तो गुजारिश ये है कि नैब को टाइट करने से तो सारी जमातें इसमें मुत्तफिक है। टाइट से मुराद ये है, हो सकती है कि भाई नैब के कवानीन के अंदर सबके लिए कानून एक तरह इन्फोर्स करने का बेटर ऐसा निजाम जिससे लोगों की पकड़ियां ना उछले, बल्कि हकीकी मानों में जो बंदे गलत है, खराब है, वो पकड़े जाए और बेगुनाहों के साथ ज्यादती ना हो। ये जो प्ली बार्गेन का तस्वर है, इस तरह बेशुमार सारी जमातें, मुस्लिम लीग कह रही है, PTI कह रही है, हम कह रहे हैं, गवर्नमेंट खुद मान रही है कि नैब के कवानीन में बेहतरी होनी चाहिए, नैब के इदारे में बहुत सारी इस्लाहात की जरूरत है। सर लेकिन ये तो आपकी बात 100% दुरुस्त है। एक छोटी सी ये बातें तो हम भी कह रहे हैं, अदालत भी कह चुकी है, बार बार कह चुकी है अदालतें, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। सो ये उस रेफरेंस पे हो सकता है। नहीं, लेकिन टाइट करने का तो फिर आपको पता ना, जरदारी साहब ने भी एक दफा कहा था कि इनकी मजाल नहीं है कि केस बना सके। अब टाइट करने से देखे ना, अब आप कहते हैं कि बाजू तो नहीं मरोड़े जा सकते ना, नैब के चेयरमैन के, नैब के इदारे के, पहले तो मरोड़े जाते रहे ना। टाइट करने से मुराद यही है कि उस इदारे के अंदर वो जो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी वाली बात होती है, ये मिसयूज ऑफ लॉ होता है बाज़ औक़ात, जिसपे सारी जमातें मुत्तफिक है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, सही एहतसाब होना चाहिए, क्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी की तरफ जाना चाहिए, ये बातें हो सकती है। बाकी कोई इनका बाजू थोड़ा मरोड़ा जा सकता है। मरोड़ा तो जा सकता। आपका भी ख्याल है? मैं कायरा साहब, दूसरा मुझे चेयरमैन नैब को पार्लियामेंट के सामने वाली बात पर भी मैं आता हूँ जरा, लेकिन आप असेंबली में थे उस वक्त, आपका उन्होंने नाम लेकर कहा, वक्त मेरा तो वो भी सुनाएंगे। आपको लगता है कि जरदारी साहब का मकसद यही था कहने का कि कानून बदलें ताकि बेहतर कानून हो, या उनका कहना था टाइट करें नैब को थोड़ा सा? सर जो जमहूरियत है, जो कायरा साहब सब कुछ जैसा कहे वैसा आप मान लें,
जो कायरा साहब कहें वो भी ठीक, जो जुबैर साहब कहें वो भी ठीक, जो हम कहें वो गलत है। चले सर अगला सवाल करें। नहीं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, आपने जो सवाल पूछा था वो रेलिवेंट था। आपने कहा कंसिडरिंग के जरदारी साहब के खिलाफ वो है, सो ही स्पीकिंग एट अ पर्टिकुलर मोमेंट जब नैब को कहा गया कि 2 महीने में रिपोर्ट दें, सो वो उसकी मेरा ख्याल है ज़्यादा लोग उसको देखेंगे अदर देन फॉर एग्जांपल फैसल वाडा कहे कि जी नैब लॉज को ठीक होना चाहिए, या कमर ज़मान कहते हैं कमर ज़मान साहब कहें। सो उस कॉन्टेक्स्ट में मेरा ख्याल है आसिफ ज़रदारी का कहना थोड़ा सा कंसर्न का बायस है। इदारे को धमकी समझा जाए इसको तकरीबन, या मतलब देखिए ना, बात यह कि अगर टाइट अभी जो केस चल रहा है उससे पहले टाइट करना है या वो केस होने के बाद टाइट करना है, और टाइट लफ्ज जो है इटसेल्फ इज लाइक फिक्सिंग द पीपल, फिक्स हिम, हाँ फिक्स हिम। तो दूसरी बात ये कि मेरा ख्याल है इसमें तो कोई राय नहीं है कि सब अक्रॉस द बोर्ड मुतफिक है, आप भी शायद मुतफिक होंगे कि जी नैब को उसकी दोनों लॉज के हवाले से और उसकी इंप्लीमेंटेशन जो है, मुझे समझ नहीं आ रही कि शहबाज शरीफ साहब जो 1.5-2 महीने से गिरफ्तार है वो क्यों गिरफ्तार है, आई कांट अंडरस्टैंड। इंप्लीमेंटेशन के हवाले से, और अगर लुक फेयर, अगर आपने इंक्वायरी में गिरफ्तार करना है तो फिर पीटीआई के लोगों के ऊपर केसेस है, यू हैव टू हैव अब जिस तरह काशिफ बैलेंस लॉ होना चाहिए, जो आपके लिए भी वही हो मेरे लिए भी। आपका प्रोग्राम जरूर देखते होंगे, नैब वाले भी देखते होंगे। मैं एक चीज बार बार कहता हूं कि जिस तरह ये हमारा कंसर्न है और हो सकता है मिसप्लेस्ड हो कि जी इसको ऐसी सजा क्यों दी गई, इसको क्यों अंदर बंद किया गया, इसको क्यों नहीं। अब नैब के चेयरमैन पब्लिक में आके बात भी करते हैं, तो एक दफा आके बड़ा क्लियर करें कि जी ये पॉलिटिकल पार्टीज के लोग ये कंसर्न कर रहे हैं, ये है, ये कहना कि जी हम किसी से डरते नहीं है और हम सब पर वो करेंगे, दैट्स नॉट एन आंसर। एक चीज आप हंस रहे हैं, आपने तो हाथ खड़े कर दिए लगता है, आपकी हुकूमत ने कहा भाई साढ़े पांच निकाले। एक्चुअली जरदारी साहब का मैं इस मामले में कंसर्न और शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने कहा ना कि मुझे तुम लोगों की फिक्र है। उनको लग रहा है कि हमने तो जिस तरह किया जो किया, हम तो फिर भी इसको संभाल लेंगे, तुम लोगों ने कुछ नहीं करना फिर भी फंसना है। तो उनकी उस चीज की वैलिडिटी के ऊपर आप एंडोर्समेंट ले, गिव हिम दैट क्रेडिट। अच्छा, वो ये कह रहे थे, वो ये कह रहे थे, तो ये नहीं कह रहे थे कि भाई ना हम तो करके फंस गए, तो ये भी कह सकते हैं हम तो करके फंस गए, तुम भी जो करोगे तो फंसना तो तुमने भी। ये भी मैंने आपके शो पे कहा था कि ना जरदारी साहब और उनके बेटे का ना ट्विटर अकाउंट बंद होगा, ना जरदारी साहब मुल्क से जाएंगे। जरदारी साहब का स्टांस डे 1 से लेके आज के दिन तक वही है जहां था, विच यू नो क्या है उसके, तो कोई चीज छुपी हुई तो नहीं है यार। पर वैसे ब्रेक में भी आपकी बड़ी तारीफ करते हैं आप, लगता है बड़े खुश हुए आज। मुझे आज सर ये समझ में आ गई कि जमहूरियत के अंदर जो क्लासेस है ना सर, वो हमें जो सिखाई गई है ना, हमें जो इमरान खान ने सिखाई, वो आपके क्रैश कोर्सेज हैं, ऑनेस्टी, डेडिकेशन, मुल्क को अंधेरों से निकालना। अगर आपने जमहूरियत समझनी है इस मुल्क की, तो कारा साहब से समझें, जो पिछले 20-25 साल से इसकी या कहीं विक्टिम है कहीं बेनिफिशियरीज है। आपका क्रैश कोर्सेज है दोनों के। मैं तो जुबैर साहब को भी कहता हूं, बड़े मुश्किल में रहते हैं, टेंशन होती है इनको कि जमहूरियत में ये कैसे होता है। मैं कहा जी आप अभी भी आए अपने बाबों से सीखें, जो पार्टी के बाबे, सब सुकून में, उन्हें पता है यार ये आज ये फेज है, कल ये फेज आएगी। कारा साहब, कमिंग बैक टू इस नैब के चेयरमैन को पार्लियामेंट के सामने बुलाएं। सर, आप लोगों के केसेस चल रहे हैं, जरदारी साहब का भी है, शहबाज साहब का भी है, मियां साहब जाहिर है उनकी तो सजा भी हो चुकी है। क्या इस मौके पर यह कहना दुरुस्त होगा? को देखिए, जब पहले आप कानून की बेहतरी करते हैं, बेहतरी की गुंजाइश हर वक्त मौजूद रहती है। ये बात सुन के जरदारी साहब इसको टाइट करें, इसको यहां पर पेश करें, तुम इसके पास क्यों जा रहे हो? नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है। इस माहौल में जहां तमाम मेजर सियासी जमातों के लीडरों पर केसेस हैं, क्या ये बात दुरुस्त होगी? कशिफ, मैं पहले भी मैंने गुजारिश की ना, मैंने सारी तकरीर सुनी नहीं, इसलिए मुझे पूरा बैकग्राउंड का नहीं पता, लेकिन जो मैंने कहा यकीनन वही है। नैब के इदारे को कोई आप गिरबान से थोड़ा जाके पकड़ेंगे, इनको टाइट करने से मुराद क्या? एक बंदा टाइट हो, अगर उसको करना हो तो उसके तो तरीकाकार, उसको पकड़ के बंद कर लो, उसको फलां कर दो। नैब के कवानीन में बेहतरी लाना कर सकते हैं। अच्छा ठीक, बंदा टाइट हो सकता है। जी जी कह रहे साहब, नैब के कवानीन में बेहतरियां लाना जो है, ये तो उसको तो उसके सिमत को दुरुस्त करना, उसके कंडक्ट को दुरुस्त करना, ये बात तो दुरुस्त है। जिस सेंस में आप कह रहे हैं उस सेंस में ये बात ना कही गई है बिल्कुल, और अगर कही जाए तो ये गलत है, ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये बात इस सेंस में नहीं कही गई। जहां तक पार्लियामान के सामने पेश होने का है, थोड़ा सा लेकिन नैब के चेयरमैन इससे पहले भी पार्लियामान के सामने पेश होते थे, अब भी होना चाहिए, और आइंदा भी अगर बुलाया जाता है तो होना चाहिए। ये एक प्रिंसिपल पोजीशन है लॉ की, लेकिन
नैब के चेयरमैन के पास मेंबर्स नहीं जाएंगे, ये तो कोई जवाब नहीं है। अगर किसी के ऊपर इल्जाम है, किसी वजीर के, किसी मेंबर के ऊपर, और उसमें नहीं, वो कायरा साहब, मेरा ख्याल है किसी कॉन्टेक्स्ट आपको याद होगा, आपकी पार्टी और नून लीग वालों ने मिलकर खत लिखा था चेयरमैन नैब को और उनसे कुछ सवाल पूछे थे। मैं वही आने लगा था, मैं उसी तरफ आने लगा। उस कॉन्टेक्स्ट में मेरे ख्याल है बात की है। ये तो लॉ की पोजीशन है, लेकिन एक बहस छिड़ी है कि चेयरमैन नैब को नहीं आना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं आना चाहिए। तो पार्लियामान मदर ऑफ इंस्टीट्यूशंस है, सुप्रीम है, इसके सामने जाना, अब इससे हटके कि शहबाज शरीफ साहब का केस चल रहा है या नहीं चल रहा है, अगर इदारा बुलाता है, फर्ज करें पीएससी बुलाती है, उनको कहती है ब्रीफ करें, तो ज्यादा से ज्यादा हमें यही एतराज होगा ना कि शहबाज शरीफ साहब का अपना केस चल रहा है, वो उसके कैदी है, वो ना बैठे, उनकी जगह को और चेयर कर लेगा। तो ये इन सर, आपको याद होगा नैब के चेयरमैन के पास इमरान खान साहब गए थे, पार्टियों का एतराज था, आपका केस चल रहा है, आप कैसे चले? मुझे याद है इमरान खान साहब ने मुझे एक दफा कहा, कोई चीफ जस्टिस साहब के पास जाने की बात हुई, सर सुन लीजिएगा, उन्होंने कहा क्योंकि मेरा केस चल रहा था, कि हर चीज का कॉन्टेक्स्ट होता, उन्होंने कहा मेरा केस चल रहा है इसलिए मेरा बनता नहीं, मेरे अच्छा नहीं लगता कि मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास इस वक्त जाऊं। ये देखिए आजकल का एक माहौल है, मुझे एतराज नहीं है, रेगुलरली वगैरह देने के लिए एक प्रिंसिपल पोजीशन लेने की कभी भी नहीं जाना चाहिए। सर असूली पोजीशन तो यही होगी, अगर आपके केसेस हैं, ये तो वक्त नहीं है कहने का कि उसको बुलाओ। मैं काशिफ एक और बात कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि चेयरमैन नैब को कहां बुलाया जाएगा? चेयरमैन नैब को पीएससी बुलाएगी ना, क्या ये जरा ब्रीफ कीजिए हमें, क्या सूरत हाल है, क्या रिकवरी क्या है। पार्लियामान के ऊपर हाउस में तो मेंबर्स को इस तरह नहीं बुलाया जाता, लेकिन अगर बुलाया भी जाता है तो हाउस के सामने जाना बिल्कुल कोई उनके बिलो डिग्निटी नहीं है। तो ये सी के अंदर इतराज अगर हो सकता है तो ज्यादा ये कि जी शहबाज शरीफ साहब चेयर कर रहे हैं और वो खुद नैब की कस्टडी में है, उनके केस चल रहे हैं, लिहाजा उनके सामने एक मुल्ज़िम या कायरा साहब तमाम वो सियासी जमातों के मेंबरान बैठे, अगर शहबाज साहब ना भी हों तो जिनके लीडरों पर केसेस चल रहे हैं, पता चला वो भी कॉन्टेक्स्ट है ना कायरा साहब। पता चला बचे ही कोई इस मुल्क के अंदर बेशुमार लोगों पर केसेस चलते रहे हैं और चल रहे होंगे। सवाल ये है कि इस वक्त लम्हा मौजूद की बात कर रही है ना आपने, जो मेंबरान जिनके जाती केसेस हैं वो बीएससी में ना बैठे, बाकी मेंबर बैठ के सुन ले, ये तो बड़ा सिंपल। लेकिन सुने सर, नैब के इदारे की कारकर्दगी की हद तक, ये नहीं कि तुमने इसको क्यों बुलाया, इसको क्यों नहीं बुलाया। यार यही पूछना है ना कि कारकर्दगी क्या है, कितनी रिकवरी रही, क्या हुआ, पीएससी उनसे पूछेगी, ये उनका हक है। और पीएससी के अगर किसी मेंबर पे एतराज है कि उसका केस है या चेयरमैन पे है तो उनकी जगह कोई और चेयर कर ले, पीटीआई का मेंबर को चेयर कर ले, उस वक्त चले ये कर ले। पार्लियामेंट सुप्रीम में बैठे होते हैं उनके साथ वो चेयर कर ले। नहीं आप, मैं तो मानता हूं उसको पार्लियामेंट सुप्रीम है, लेकिन मुझे ये लगता है कि हमने उस पार्लियामेंट को सुप्रीम बनाने की कभी कोशिश नहीं की है, काम ऐसे नहीं किए। अगर पार्लियामेंट उस तरह चले जैसे दुनिया में चलती है तो इस तरह की चीजें रूटीन में होती हैं दुनिया में। मैं उस दिन पढ़ रहा था, एक ऑडिट कमीशन की खान साहब बड़ी मिसाल देते होते, याद है ब्रिटिश ऑडिट कमीशन की, बरतानिया में कानून, वो होता ऑडिट कमीशन ही खत्म कर दिया उन्होंने। नाउ दे हैव कम अप विद दिस वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम, मेरी समझ में नहीं आया, ट्राई टू रीड अप ऑन इट, नहीं समझ में आया। कुछ प्राइवेट सेक्टर में भी दिया है कुछ फर्म्स को कि ऑडिट प्राइवेट फर्म्स करेंगे। सो एक निजाम, हर मुल्क अपनी एक एनवायरनमेंट के हिसाब से एक निजाम बनाता है, हमें एक निजाम बनाने की जरूरत है जिसमें ये सवाल ना हो कि तुमने मुझे क्यों बुलाया, तुमने उसको क्यों नहीं बुलाया। दैट्स हाउ इट इज। काशिफ देखिए, मैं आज असेंबली के इजलास में बहुत कुछ सीख के आ रहा हूँ। आई एम रियली एक्साइटेड, हैप्पी। आज आप देखा कि मैं बिल्कुल कहीं टकरा भी नहीं रहा, कह रहा हूँ जरदारी साहब की ट्रेनिंग काम कर रही है, इसका मतलब मैं बताता हूँ। देखिए आज जरदारी साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज की जो आप मिस आउट करेंगे, उन्होंने कहा कि इंस्टीट्यूशंस भरेंगे इस नुकसान को। वो मैं सुना देता हूँ, एक सेकंड रुक जाए। वो जो इंस्टीट्यूशंस वाली बात है जरा वो भी सुना है। उन्होंने कहा कि हमारी, वो किस इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं एक्चुअली, मेरा ज्यादा कंसर्न हुआ, जरा सुनिएगा जरदारी साहब ने क्या बात। पाकिस्तान को जो सपोर्ट मिल रही है इंटरनेशनली, ये पहले भी जोक हो चुका है। उस जोक में भी मेरे ऊपर सारे इल्ज़ाम थे कि ये सारी मिलें इनकी हैं, फिर वो ख़त्म हो गया इल्ज़ाम, तो बैंकों को भर के देना पड़ा, और अब भी यही होगा, इंस्टीट्यूशंस को भर के देना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि दिस इज अनकॉल्ड फॉर, इट इज अबव द लॉ कि आप नई JIT बनाएं, उसमें ISI को भी डालें, उसमें दूसरी इंस्टीट्यूशंस को भी डालें, वेस्ट ऑफ टाइम करें, लोगों को टेलीविजन्स को जैसे मौका मिले वो अपना उस पर माल बेचें। वो माल बेचने का टाइम उसी वक्त होता है जब JIT के अंदर 8 शुगर मिलों का और अरबों रुपए का हिसाब नहीं होता।
ये नहीं पता होता ये फेक अकाउंट्स किसके हैं, कौन बना रहा है, कौन चला रहा है। देखिए काशिफ साहब 11.5 साल मैं आ रहा हूँ सर आपके पास भी आता हूँ। 11.5 साल देखिए ही अंडरस्टैंड, ही नोज द डायनामिक्स ऑफ द पॉलिटिक्स। ये तो आप क्रेडिट आपको देना पड़ेगा। 11.5 साल जरदारी साहब ने जेल काटी, कन्विक्ट नहीं हुए। ये तो आप माने ना एक तरफ 11.5 साल एक आदमी ने अपनी जिंदगी के दे दिए, कन्विक्ट नहीं हुए। ही अंडरस्टैंड, ही नोज कि आगे वो बड़े फार साइडेड है कि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी, उसके कानून, उसके पैरामीटर्स कहाँ लेके जाएंगे। ये जो नए पुराने पाकिस्तान के जो डिस्कनेक्ट है वो ही अंडरस्टैंड्स, और वो हमें भी तंबीह कर रहे हैं। मैंने एक छोटी सी मिसाल, एक सेकंड लूंगा, अभी तक प्रोजेक्ट अवार्ड करने से पहले 8 अरब रुपए का डिस्काउंट करा ली है बिड अप्रूव होने के बावजूद। लेकिन आज आई टोटली एग्री, हमने बचाए हैं पाकिस्तान के पैसे। अगर हम जेब में ले लेते कल हम भी ये स्टेटमेंट दे रहे थे। आज हम बड़ा इंटरेस्टिंग इन्होंने एक बात बताई है। अब मैं बिल्कुल लाइव प्रोग्राम में ही कह रहा हूं, अगर इन्होंने डिस्काउंट जिस तरीके से इन्होंने बताया, दैट इज अगेंस्ट द पेपरा रूल्स बाय द वे। आप डिस्काउंट, आप तो मेरी बात पकड़ने पे आगे भाई। नहीं, आप इतने फखरिया अंदाज में कह रहे हैं, तो मैंने कहा कि मैं मौजूद हूं, आपको ये बता दूं आप नहीं कर सकते। शहबाज साहब ने भी करवाया भाई, मेरे नहीं बनाया हुआ, मैं भी हुकूमत में काम कर, शहबाज साहब ने किया हुआ ये, बट वो सही कह रहे थे कि एक कानून है ना, आपको एक चीज बता रहा हूं कि आप इसमें भी अंध हो सकते हैं। शहबाज साहब, कायरा साहब ने ठीक कहा, शहबाज साहब तो सैकड़ों अरबों का दावा कर रहे हैं, उन्होंने तो 8 अरब का दावा किया, वो भी गलत है। एक सेकंड, शहबाज साहब ने गलत किया। अभी आपने एक दफा गलत है कह दिया, दूसरी दफा भी कहते हैं, कोई बात नहीं, मैंने सुन लिया था पहली दफा। पूरी मेरे जवाब सुन लें। इन्होंने जिस स्टेज पर कहा ना डिस्काउंट, अगर शहबाज साहब ने भी अवार्ड होने के बाद उसी स्टेज पर अगर किया, जिस तरह से अवार्ड होने के बाद अवार्ड नहीं हुआ, मैंने यही कहा है। कायरा साहब का जुमला बड़ा अच्छा, आपको समझ लिया। जुबैर साहब, कायरा साहब कह रहे हैं ओ भाई डिस्काउंट होता ही उस टाइम है जब एक आदमी पार्टी आपके सामने बैठी होती है, 4 पार्टियों के साथ डिस्काउंट थोड़ी होता है। उसके तहत अलाउ नहीं। अच्छा, इसका मतलब शहबाज साहब ने गलत किया, नहीं है अलाउ। शहबाज साहब ने गलत किया अगर इसी स्टेज पर किया जो ये कह रहे हैं, हाँ गलत है, पेपरा रूल्स के तहत। और कौन सी स्टेज होती है वैसे डिस्काउंट की? और कोई स्टेज नहीं, राइट। एक ब्रेक लेते, मुझे सब ये बताइएगा फिर। एक जो मुझे आप ये कहते हैं, मैं डरता नहीं हूं भाई। एक मिनट काशिफ आप हमेशा मुझे चीजें रिकॉर्ड में लाने के लिए हर प्रोग्राम में आप मुझे ये कहते हैं कि बोल दें तो मैं बोल देता हूं। चेंज हो चुका है। अच्छा, तब्दीली आ गई है। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते। वेलकम बैक नाज़रीन। कायरा साहब, आपसे क्योंकि जरदारी साहब का वो स्टेटमेंट था जो उन्होंने FIA और JIT के बारे में दिया, मुझे एक बात समझाएं, जरदारी साहब क्या चाहते हैं कि अरबों रुपए की पैसे फ्रॉड अकाउंट्स, फेक अकाउंट्स में हों, वो सर्कुलेट करें, उनसे चीज़ें खरीदी जाएं, आप मलिक रियाज साहब को हज़ारों एकड़ ज़मीन दे दी जाए, कोई पूछे ना, बहुत से लोगों को कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाएं, उसके 54 करोड़ रुपया कुछ फेक अकाउंट्स में, कोई सवाल ना पूछे। इज दिस व्हाट ही वांट्स? क्या ये चाहते हैं वो? कश्यप साहब, JIT जो पूछ रही है, जरदारी साहब उसका जवाब दे रहे हैं, JIT पे पेश हो रहे हैं, उससे कोई एतराज नहीं कर रहे। एक है ओवरऑल कंडक्ट के ऊपर, जिस तरह नैब के अंदर नैब बुला रही है तो हम जा रहे हैं, FIA बुला रही है तो जा रहे हैं, वहां पेश हो रहे हैं, उसके ऊपर एतराज अपनी जगह। हम कह रहे हैं कि नैब के कवानीन को बेहतर होना चाहिए, हम कह रहे हैं कि इन JITs के अंदर इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग नहीं होने चाहिए। तो ये प्रिंसिपल पोजीशन और फैक्चुअल पोजीशन अपनी अपनी जगह मौजूद है। हम अब क्या कह रहे हैं, जहां तक ताल्लुक सर, वो तो ये भी कह रहे हैं इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। आप मुझे बताएं, अगर अरबों रुपए और फैक्ट्रियों का मसला हो, 8-10 फैक्ट्रीज का, और इन सब्सिडीज के नाम पे अरबों रुपए दिया जाए, आपको लगता है ये टाइम का ज़िया है? काशिफ सवाल ये है कि माजी में एहतसाब के तरीकाकार को जरा गौर कीजिएगा। इतने ही बड़े एलिगेशन थे, उन एलिगेशन के सिर्फ हमारी जमात के ऊपर नहीं, बाकी जमात। चले, मैं कायरा साहब क्योंकि वक्त कम है, मेरा एक सवाल सुन लें। आपकी बात मैंने सुन ली, मुझे ये बताएं सर कि माजी में अगर एक एलिगेशन गलत लगा तो क्या आइंदा किसी की तफ्तीश नहीं होनी चाहिए? नहीं कह रहा भाई, मैं गलत एलिगेशन की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कि एक बंदे का एक्सपीरियंस ये है कि माजी में उन सारे केसेस का कुछ नहीं हुआ, उससे कोई रिकवरी नहीं हो पाई। ये भी ऐसा ही होगा, ये एक अंदाजा है ना। कायरा साहब, आपको भी पता है टेक्निकल जस्टिस में जब अदालतों से ओरिजिनल गायब हो जाए और फोटो कॉपीज रह जाए और अदालत इस बुनियाद पर फैसले शुरू कर दे, कार नहीं कर रहा भाई, मैं एक बहस ही और कर रहा हूं। आप जो बातें कर रहे हो, अब आपने फर्ज करे कह दिया कि जी अरबों रुपए, इस मुल्क के अंदर कितने हजार फेक अकाउंट्स हैं, कितने लाख फेक अकाउंट्स हैं। क्या नहीं, मैंने ये नहीं कहा किसी जगह जरदारी साहब के, मैं कह रहा हूं क्या उसका एहतसाब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ना काशिफ, सॉरी, इतनी ओवर स्मार्टनेस नहीं। क्या जरदारी साहब की गुफ्तगू के साथ आप फेक अकाउंट का जिक्र करोगे तो क्या ABCD का जिक्र नहीं? क्योंकि उनको सर नैब के अंदर JIT में जो फाइंडिंग है वो तो जरदारी साहब के नाम से नहीं है यार।
जरदारी साहब का जिक्र करते हुए अब अरबों रुपए या फेक अकाउंट का, क्योंकि सर नैब की अब तो जेआईटी की रिपोर्ट पब्लिक हो गई है, उसके अंदर जरदारी साहब का नाम है। उसी पब्लिक हुई रिपोर्ट को फर्दर सुप्रीम कोर्ट ने भेज दिया है। नहीं, मेरा तो सवाल सिर्फ इतना था कि अगर जरदारी साहब लिंक हो रहे हैं तो क्या इन्वेस्टिगेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? यार मैं कब कह रहा हूं नहीं होना चाहिए, वो हो रहा है और वो पेश हो रहा है, और वो केस नैब को रेफर किया है सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने भी जीआईटी की रिपोर्ट को कोई हद नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम ना कहा करें सर, नहीं मान लिया। एक प्रोसेस है, प्रोसेस को वेस्ट ऑफ टाइम। बाडा साहब क्योंकि क्लोजिंग आपके लिए, आप दोनों का, इज दैट अ वेस्ट ऑफ टाइम? डेमोक्रेसी सर, द ग्रेट डेमोक्रेसी, बट लॉज ऑफ पाकिस्तान, एक प्रोसेस, जमहूरियत के अंदर बुनियादी प्रोसेस है डेमोक्रेसी सर। जमहूरियत जिंदाबाद और कानून जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। आज आपको जरदारी साहब बहुत ही ज्यादा इंप्रेस कर गए हैं। मैं शायद इस बारी में नहीं इनको 10 साल में नहीं सीखा। ये इनको परेशान आज का फैसला कर रहे हैं। फैसले ने परेशान किया, जरदारी साहब ने किया, ये दोनों ने किया है। जरदारी साहब स्टेटमेंट दिया है, आप उसको एग्री करें डिसएग्री करें, नथिंग न्यू फॉर मी। बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल जायज है कि कोई भी हो, जरदारी साहब हो, नवाज शरीफ हो, मोहम्मद ज़ुबैर हो, जो भी है, ये हम वेस्ट ऑफ टाइम तो नहीं कह सकते, इतराज जरूर कर सकते हैं प्रोसीजर्स के ऊपर, खामियां खत्म करें, और ये भी हम तनकीद करना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं कि ये इसको ना आप इन्वेस्टिगेट ना करें। एक चीज सर, इस फैसले में आपने क्यों कैंप चेंज किया, उसकी वजह क्या निकली सर, ये तो बता दें। दरख्वास्त सर, जो मरियम कैंप से जो आप शहबाज कैंप में गए, मरियम साहिबा, देखिए मरियम कैंप डीएक्टिवेट हो गया, अब शहबाज कैंप रह गया है। इजाजत दीजिए नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।